बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है द डार्लिंग। ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि एंटोन चेखोव ने लिखी है। एंटोन चेखोव एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है और रशिया के राइटर हैं। आज की इस वीडियो में हमने इस स्टोरी की समरी, एनालिसिस, करेक्टर, थीम्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करना है ताकि ये शॉर्ट स्टोरी हमें कम्प्लीटली समझ आ जाए। पर आज की इस वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं यूट्यूब पे आपको अपना चैनल दिखाना चाहती हूँ। बीएस इंग्लिश लिटरेचर नोट्स यूट्यूब पे मेरा चैनल है जिस पे लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के बहुत सारे टॉपिक अपलोडेड हैं। अच्छी बात यह है कि हर वीडियो के नोट्स उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए होते हैं। जब आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको नोट्स पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप मेरी वेबसाइट पे चले जाएंगे, वहाँ से आप नोट्स पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे। ये मेरी वेबसाइट है जिसके ऊपर आपको ये स्टोरी और इसके नोट्स पीडीएफ भी मिल जाएंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि ये जो स्टोरी है इसका टाइटल है द डार्लिंग। इसका टाइटल द डार्लिंग क्यों है? एंटोन चेखोव ने जब ये स्टोरी लिखी तो इसके अंदर जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट है जिसका नाम है ओलेनका। ओलेनका हमारी फीमेल प्रोटैगनिस्ट है और उसको स्टोरी के अंदर ओलेनका नाम से नहीं पुकारा जाता बल्कि उसके जो शौहर हैं जो कि दो होते हैं वो उसको द डार्लिंग या डार्लिंग कहते हैं, इसलिए इसका टाइटल डार्लिंग रखा गया। इसके अलावा एक तंजिया भी नाम है क्योंकि ये जो स्टोरी है एंटोन चेखोव ने लिखी है इसके अंदर ओलेनका जो है उसका अपनी कोई आइडेंटिटी, अपना कोई पर्सपेक्टिव नहीं होता। वो मुसलसल शादियां या मर्दों पे इन्हसार करती है और उनकी पर्सनालिटी को ऑप कर लेती है। जैसे वो जब बाप के साथ होती है तो उसकी पसंद के अकॉर्डिंग रहती है, फिर पहले शौहर के साथ होती है तो उसकी पसंद के अकॉर्डिंग रहती है, फिर दूसरे शौहर के साथ होती है तो उसकी पसंद के अकॉर्डिंग रहती है। और जब ये दोनों मर जाते हैं तो इसकी ज़िंदगी में जो भी मर्द आता है ये उसके अकॉर्डिंग ढलती चली जाती है। तो एंटोन चेखोव ने यहाँ पे एक तंज भी किया है। एक तरफ वो ओलेनका को प्यार से पुकारा है डार्लिंग, लेकिन वो आगे इसकी इतनी वीक पर्सनालिटी दिखाएगा जो कि रशियन सोसाइटी की 19वीं सेंचुरी वुमेन की कंडीशन थी। तो स्टोरी का इंट्रोडक्शन इस तरह से स्टार्ट होता है कि इसकी पब्लिकेशन डेट इंपॉर्टेंट है। 1899 को इसको पब्लिश कराया गया था एक मैगजीन के अंदर सबसे पहले। और इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो ओलेनका की जिंदगी के ऊपर ये कहानी लिखी है एंटोन चेखोव ने। एंटोन चेखोव एक रशियन ऑथर है, इन्होंने रशियन लैंग्वेज के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है और ये भी उनका एक जाना माना काम है। इस स्टोरी को जब वो स्टार्ट करते हैं तो ओलेनका के रिलेशनशिप दिखाना शुरू करते हैं। पहले उसके बाप के साथ, फिर पहले शौहर के साथ, फिर दूसरे, फिर उसके एक लवर के साथ और फिर लवर के बेटे के साथ। और तमाम रिलेशनशिप के अंदर वो बताते हैं कि किस तरीके से उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है और वो लोगों की आइडेंटिटी को ऑप्ट कर रही है जिनके साथ वो रह रही है। अगर इसके अंदर हम टून देखें तो क्रिटिसिज्म किया है चेखोव ने किसके ऊपर? 19वीं सेंचुरी की वुमेन के ऊपर जो कि रशियन सोसाइटी के अंदर इस वक्त मौजूद है। अगर इसकी वॉइस का जिक्र करें तो इसको नरेट किया गया है थर्ड पर्सन की वॉइस के अंदर और अननेम नरेटर है, कोई पता नहीं है कि कौन नरेट कर रहा है। थीम्स का अगर जिक्र करें तो इसके अंदर डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी है, यानी कि डिपेंडेंसी की हमारी मेन हीरोइन जिसका नाम द डार्लिंग भी है और ओलेनका भी है उसकी, और इंडिपेंडेंसी भी है कि उसके पास कोई इंडिपेंडेंसी है ही नहीं, वो मर्दों पे डिपेंडेंट है। उसकी फिर आइडेंटिटी कोई नहीं है तो थीम आइडेंटिटी भी है। फिर डिवोशन इसलिए क्योंकि वो एक मासूम औरत है, मासूम कह लें, बेवकूफ़ कह लें, एक फॉलोअर कह लें, एक गोट कह लें कि वो उसको कोई ना कोई गाइड करने के लिए चाहिए। फिर फेयर, पैरालिसिस, इनसिक्योरिटी जो कि आम औरतों के अंदर मौजूद होती है। इसके बाद वुमेन रोल इन सोसाइटी और नेचर ऑफ लव जो कि ओलेनका अपने रिलेशनशिप में शेयर करती है उसको डिस्कस किया गया है। अगर स्टोरी की हिस्ट्री देखें कि स्टोरी क्यों लिखी उन्होंने, तो उन्होंने 19वीं सेंचुरी रशिया के टाइम पीरियड की औरत को मद्देनजर रखते हुए लिखी। उस टाइम पीरियड में औरत उनको कैसी नजर आ रही है अपनी सोसाइटी की, इस बारे में उन्होंने ये स्टोरी लिखी है। इसका बैकग्राउंड यही है कि एंटोन ने बहुत सारी स्टोरीज लिखी हैं और वो स्टोरी इसलिए लिखते थे क्योंकि अपनी स्कूल की फ़ी पे कर सकें, अपने आप को सपोर्ट कर सकें, अपनी एक फैमिली बना सकें, अपनी लाइफ को रन कर सकें। और ओलेनका का कैरेक्टर कदरे उनकी माँ से मिलता है, तो कहा यह जाता है, लेकिन डिफरेंट ओपिनियन है डिफरेंट लोगों के। अगर राइटर का ओपिनियन स्टोरी के अंदर देखें तो वो क्रिटिसिज्म कर रहा है ओलेनका के ऊपर और कह रहा है कि उसकी अपनी कोई दिमागी सत्ता नहीं है, जो उसके शौहर कहते हैं वो उसको मानती जाती है और उसके अंदर वो खुश भी रह लेती है। कमाल की बात है, उसका अपना कोई ओपिनियन नहीं है। अगर हम देखें कि क्या किस तरह की लिटरेरी डिवाइसेस स्टोरी के अंदर इस्तेमाल की गई हैं तो थ्रू आउट द स्टोरी डिफरेंट काइंड ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस को यूज़ किया गया है। वो जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे उसका एनालिसिस करेंगे तो उसके अंदर आएगा।
कैरेक्टर की लिस्ट की तरफ चलते हैं समरी से पहले, ताकि हमें समझ आ जाए। जो पहला कैरेक्टर मेरे पास मौजूद है वो है ओलैनका, और इसका कंप्लीट नेम ये है, ये रशियन लैंग्वेज के अंदर है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये हमारी कहानी की प्रोटैगनिस्ट, मेन पर्सन है, हीरोइन है हमारी कहानी की, और इसी को कहानी के अंदर रेफर किया है द डार्लिंग के नाम से या फिर डार्लिंग के नाम से। और क्यों इसको डार्लिंग कहते हैं? क्योंकि इसके जितने भी शौहर हैं वो इसको प्यार से डार्लिंग कहते हैं। उस टाइम पे सोसाइटी में यही होता था कि बीवियों को प्यार से डार्लिंग कहा जाता था। और ये दिखाती, ये इसका जो लाइफ है, उसके ओपिनियन, उसके इंटरेस्ट, उसकी हैप्पीनेस, उसकी सैडनेस, हर चीज़ उसके हस्बैंड और लवर्स के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। थ्रू आउट द स्टोरी वो अपनी आइडेंटिटी भी चेंज करती रहती है, और जो उनके जिन मर्दों से वो मिलती रहती है और जिनके साथ वो वक्त गुजारती है उन जैसी होती चली जाती है। इसी तरह कहानी के अंदर अब मर्दों का जिक्र किया जाएगा। पहला मर्द जो कहानी के अंदर मौजूद है वो कुकिन है। कुकिन पहला शौहर होता है ओलैनका का, ये इसका नेबर होता है, और ये एक थिएटर का काम करता है, यानी कि थिएटर में इंटरेस्टेड होता है। ये इसका फर्स्ट हस्बैंड होता है और ओलैनका इसकी मदद भी करती है। उसके बाद जो इसका सेकंड हस्बैंड आता है उसका नाम है वेस्ले। अब वेस्ले इसका सेकंड हस्बैंड है, ये भी इनका नेबर होता है। फर्स्ट हस्बैंड के मरने के बाद ये से इनकाउंटर में आती है, और इसका टिम्बर यार्ड होता है, यानी कि लकड़ी का काम करता होता है। तो ओलैनका अपने सेकंड हस्बैंड के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ढल जाती है और वो टिम्बर को इंपॉर्टेंस देने लगती है, टिम्बर के बिजनेस में काम करने लगती है। उसके बाद एक और बंदा इसकी ज़िंदगी के अंदर आता है, उसका नाम होता है शिरीनीन। अब ये वो बंदा होता है जो आर्मी से वापस आया होता है और अपनी बीवी और बच्चे से लड़ा हुआ होता है। इसकी बीवी इससे नहीं मान रही होती और वो बच्चे को भी इससे नहीं मिलने दे रही होती, जिसमें ओलैनका इसकी मदद करती है कि तुम अपनी बीवी की तरफ चले जाओ। और शिरीन के साथ जब वो रह रही होती है तो वो शिरीन की को पसंद करने लगती है, उसकी चीज़ें अपनाने लगती है। इसी तरह शिरीन की वाइफ भी दिखाई जाती है, जो शुरू में नाराज़ होती है लेकिन कहानी के एंड में मान जाती है। जब कहानी शुरू होती है तो ओलैनका का जो ये बाप है, इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको देख लें इसकी क्या प्रोनाउंसिएशन है, ये पिलिमिनेस्कोवा है कोई, और ये ओलैनका का फादर होता है। ये कॉलेज में पढ़ाता है, कॉलेज में पेपर को चेक करता है, लेकिन ये बीमार पड़ता है और इसकी डेथ हो जाती है। स्टोरी के आखिर में शर्मीन का ही जो सन होता है, यानी कि वो एक बहुत छोटा बच्चा होता है निस्बतन हमारी मेन हीरोइन ओलैनका के। ओलैनका की लाइफ में जब कोई भी मर्द नहीं रहता तो शिरीन का जो बेटा होता है वो उसके साथ मौजूद होता है, तो वो उससे अटैचमेंट इख्तियार कर लेती है, उसके सन को फॉलो करने लग जाती है, उसके साथ रहने लग जाती है और उसको एडमायर करने लग जाती है। तो यहाँ पे एक क्रिटिसिज्म आपको स्टोरी में पता लगेगा कि किस तरह से स्टोरी प्रोग्रेस करती है। जैसे ही कहानी स्टार्ट होती है तो ओलैनका को दिखाया जाता है, जो कि अपना ज़्यादातर वक्त जो है वो अपने घर में गुजारती है और थॉट्स के अंदर गुजारती है। फिर बताया जाता है कि मिस्टर कुकिन जो है वो उसके नेबर है और वो उससे बातें करते हैं। अब वो जब मिलते हैं, वो बातें करते हैं, तो मिस्टर कुकिन अपने बिजनेस थिएटर के बारे में बताते हैं और ओलैनका को बता रहे होते हैं कि किस तरीके से उनके थिएटर का बुरा टाइम चल रहा है, रेन है वो रुक ही नहीं रही, इस वजह से कस्टमर ख़राब हो रहे हैं और वो उनका बिजनेस किस तरीके से डूब रहा है। ओलैनका सब कुछ सुनने के बाद भी मिस्टर कुकिन को पसंद करने लगती है और उनसे मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है, और साथ ही उनकी आइडेंटिटी अपनाने लगती है, उनका इंटरेस्ट इन थिएटर। कुकिन का इंटरेस्ट होता है थिएटर और थिएटर की जिंदगी, और ओलैनका का अपना कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया जाता। जो कुकिन कहता है वो उसमें इंटरेस्ट लेने लगती है, हत्ता कि वो उसके बिजनेस में भी इंटरेस्ट लेने लगती है, और जो काम वो परस्यू कर रहा होता है उसमें उसकी मदद करने लग जाती है। कुछ अरसे में दिखाया जाता है कि ओलैनका का जो फादर, जो कॉलेज प्रोफेसर होता है, कॉलेज असेसर होता है, उसकी डेथ हो जाती है, और जब उसकी डेथ होती है तो वो ओलैनका के नाम पे एक अच्छा खासी ज़मीन और घर छोड़ के जाता है टाउन के अंदर। इसी दौरान इसके अपने फादर की डेथ के बाद ओलैनका जो है वो कुकिन से शादी कर लेती है। ये शादी एक अच्छी शादी होती है। कुकिन जो होता है वो ज़्यादातर थिएटर के कामों में मसरूफ़ रहता है और ओलैनका जो है वो कुकिन के पीछे फिरती रहती है एज अ असिस्टेंट, उसका काम करती रहती है, थिएटर का, बॉक्स ऑफिस का, उसके अकाउंट्स का। बेसिकली वो सपोर्ट कर रही होती है कुकिन्स को। और उसके अलावा कुकिन्स जो होता है उसका सारा का सारा ध्यान जो होता है वो उसके कैरियर के ऊपर होता है, जो कि थिएटर है। वो ऑडियंस के बारे में सोचता है, वो फिल्म्स के बारे में सोचता है, वो थिएटर के बारे में सोचता है, और कुकिन जो है वो अपना बेशतर जो टाइम है वो थिएटर के लिए सर्व करता है। उसकी बातें भी थिएटर वाली होती हैं, लेकिन फिर भी ओलैनका उससे चिपकी भी होती है और उस लाइफ के अंदर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है। समहाउ जो कुकिन है वो जब बाहर जाता है, सिटी से बाहर जाता है, और जब वो सिटी से बाहर जाता है तो उसकी डेथ हो जाती है। ओलैनका को ये खबर मिलती है कि कुकिन की डेथ हो गई है। उसे बहुत बड़ा धचका लगता है, बहुत बड़ा ग्रीफ लगता है अपने फादर की डेथ के बाद। पहले उसे फादर की डेथ का बहुत ग्रीफ होता है, फिर अपने जो हस्बैंड कुकिन है उसकी डेथ का बहुत ग्रीफ होता है। फिर वो 3 महीने सोग मनाती है, और 3 महीने सोग मनाने के दौरान वो वेस्ली नामी बंदे से अटैच हो जाती है, उससे फ्रेंडशिप कर लेती है। ये भी उसका नेबर होता है और ये मर्चेंट ऑफ टिम्बर होता है। टिम्बर मीन एक लकड़ी का मर्चेंट होता है। ओलैनका जो है वो जब वेस्ली से बातें करने लगती है, वेस्ली से मिलने लगती है, तो वो वेस्ली से मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है और अपने आप को
तो थॉरोली वो वेस्ली के वर्ड के अंदर डिवोट कर देती है, यानी कि वो उसके अकाउंट ऑफिस मैनेज करने लगती है, उसके बिलीव्स को मारने लगती है और टिम्बर के बारे में बातें करने लगती है। वो रिलीजियस माइंड का बंदा होता है तो ये भी रिलीजियस माइंड की बंदी हो जाती है। जैसा वेस्ली होता है ये वेस्ली का की परछाई हो जाती है, जैसे कि कुकिन की परछाई। लेकिन वेस्ली की भी तबीयत ख़राब होती है और उसकी भी डेथ हो जाती है। जब वेस्ली की जो डेथ होती है वो थोड़ी प्रोलॉन्ग होती है क्योंकि वो इलनेस की वजह से होती है। अब इसी दौरान जो हमारी ओलैन का हमारी मेन हीरोइन मेन प्रोटैगनिस्ट है वो आइसोलेशन का शिकार हो जाती है। जब वो आइसोलेशन का शिकार हो जाती है, किसी से मिलना पसंद नहीं करती, तो एक बिल्ली पाल लेती है। बिल्ली पालने के साथ साथ वो एक आदमी से जिसका नाम शरीन होता है, जो कि एक आर्मी वेटेरियन होता है। बिल्ली उसने पाली होती है, उसकी बिल्ली बीमार होती है तो वो एक वेटेरियन के पास जाती है, यानी कि जो वेट का काम करते हैं और आर्मी के अंदर उसने सर्व किया होता है। तो वो उससे जाके बातें करने लगती है, उससे मिलने लगती है। ऑल्दो हमारी ओलैन का कोई इरादा नहीं होता किसी बंदे से मिलने का, लेकिन क्योंकि शरीन एक डॉक्टर होता है जानवरों का, तो उसने अपनी बिल्ली दिखानी होती है, वो जाके उससे मिलती है। शरीन अपने आइडियाज़ बताता है, उससे बातें करता है और ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारी जो हीरोइन ओलैन का ये अडॉप्ट कर लेती है। शरीन का जो भी ओपिनियन होता है एनिमल के बारे में, एनिमल डिजीज़ के बारे में, ओलैन का उसको लेती चली जा रही होती है और रोमांटिकली इन्वॉल्व हो जाती है। वो इसके साथ रिलेशनशिप बना लेती है। एक शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप होता है जिसमें उसे पता लगता है कि शरीन की एक वाइफ है और उसका एक बेटा भी है। तो उसे ओलैन का कहती है कि तुम अपने बीवी और बच्चे के पास वापस चले जाओ। तो शरीन जो है वो अपना इस बारे में सोचता है और उसकी जो नेक्स्ट पोस्टिंग है वो साइबेरिया में होती है और वो वहाँ चला जाता है। और जब वो वहाँ जाता है तो ओलैन का बहुत ज़्यादा अकेली और उदास हो जाती है। लेकिन शरीन जो है वो 1 साल बाद वापस आता है और अब अकेला वापस नहीं आया होता, अब उसके साथ उसकी बीवी और उसका बच्चा भी होती है। अब जब वो ओलैन का ये देखती है कि ये वो बंदा ये लवर नहीं रहा, तो वो शरीन के साथ लेस अटैच्ड हो जाती है और शरीन का जो सन होता है जो कि 9 ईयर ओल्ड होता है, जिसका नाम साशा होता है, वो उसके साथ इन्वॉल्व होने लगती है। उसकी कंपनी इंजॉय करने लगती है, उससे बातें करने लगती है, उसकी केयर करने लगती है, उसके साथ अपनी हैप्पीनेस ढूंढ लेती है और जो चीज़ें साशा करता है, साशा चाहता है, वो वैसी करने लगती है। और अब वो साशा के लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होती है कि कहीं इसकी माँ इसको मुझसे ले ना ले। और आखिर में यही दिखाया जाता है कि ओलैन हमारी जो ओलैन का है उसकी अपनी कोई लाइफ नहीं होती, अपनी कोई उसकी चीज़ें अच्छी नहीं होती और करेक्टर जो होते हैं उससे फ्रस्ट्रेटेड होती हैं। स्पेशली जो साशा 9 ईयर ओल्ड बॉय है वो उसको मिस ट्रीट करता है, उसके साथ उसको धकेलने की कोशिश करता है, वो उससे शर्मिंदा होता है कि ये मेरी मेरी जान छोड़े, मेरे से दूर हो। और ओलैन का चाहती है कि उसको कोई सपोर्ट मिले, चाहे वो एक 9 ईयर ओल्ड बच्चा ही क्यों ना हो। अब कहानी के अंदर ये बताना चाह रहा है एनालिसिस ये है कि जो हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट है ना, वो पिटी भी रखती है अपने अंदर और रीडर जब उसको पढ़ते हैं तो उसको उनको गुस्सा भी आता है कि ये कितनी अनडिसिसिव सी औरत है, कभी एक मैन से दूसरे मैन पे, दूसरे मैन से तीसरे मैन पे जा रही होती है। क्या इसकी अपनी कोई सोच नहीं है, अपनी कोई इंडिपेंडेंस ही नहीं है, ये इतना डिपेंडेंट क्यों होना चाहती है? ऑल्दो इसके पास इसके फादर की प्रॉपर्टी और इसके फादर का पैसा होता है, लेकिन उसके बावजूद इसे अपनी ज़िंदगी में क्यों कोई एक बंदा चाहिए जो इसको लीड करे? ये क्यों अपने आप को लीड नहीं करती? क्यों अपनी लाइफ सुकून से नहीं गुजारती? क्या ये लॉयल नहीं थी? क्या इसमें अकल नहीं थी? क्या इसको समझ नहीं थी? ये सारी चीज़ें जो हैं शेकॉफ डिस्कस करना चाहते हैं और शेकॉफ बताना चाहते हैं कि किस तरीके से उनकी जो प्रोटैगनिस्ट है वो सब कुछ उसके पास मौजूद है, लेकिन स्टिल उसके पास कुछ भी मौजूद नहीं है क्योंकि उसके पास उसकी आइडेंटिटी मौजूद नहीं। अगर वो इंडिपेंडेंट और सेल्फ स्टीम वाली खुद मुख्तार इंसान नहीं है और वो किसी न किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना चाहती है तो वो एक बेकार कैरेक्टर है। इसके बाद शेकॉफ बताना चाहते हैं कि आजकल जिस तरह फेमिनिस्ट मूवमेंट चल रही है जिसके अंदर औरतों के इक्वल राइट्स के बारे में बात की जाती है, उनका कैरेक्टर टोटली एंटी फेमिनिस्ट है। एंटी फेमिनिस्ट इसलिए क्योंकि उसके अंदर कुछ भी ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है जो फेमिनिज्म को शो कर सके या फेमिनिस्ट जो राइट्स हैं उनके अकॉर्डिंगली वो बैठते हैं। इसके अलावा कहानी के अंदर एक बहुत ज़्यादा लिटरेरी टेक्निक इस्तेमाल की गई है जिसका नाम है मोटिव। मोटिव एक ऐसी टेक्निक होती है जो कि रिपीटेटिव होती है और एक आइडिया को रिपीट कर रही होती है, एक चीज़ को, एक स्पेसिफिक थीम को रिपीट कर रही होती है डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ों से। जब आप टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि नॉकिंग ऑन द डोर एंड हैमरिंग इन द साउंड ऑफ बूम बूम, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्टोरी के अंदर मेन थीम को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं और सोशल इश्यूज़ के बारे में बता रहे होते हैं। इसके अलावा शेकॉफ ने इस स्टोरी के अंदर साउंड्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। उम्मीद है कि आपको ये शॉर्ट स्टोरी समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नोट्स आपको मेरे वेबसाइट से मिल जाएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। टेक केयर टिल द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह।